हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम BHU एमकॉम का अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। क्लास को स्टार्ट करने उससे पहले आप क्वेश्चन सुन लीजिए जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपका है, कंडीशन एंड वारंटीज में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक। एंड सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि कंडीशन या वारंटीज दोनों में से किसके ब्रीच होने पे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक, ये दो क्वेश्चन हैं आपके जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। लास्ट क्लास में आपको याद हो कैविटी इम्पेटर हम लोग स्टार्ट किए थे, मीन्स जिसको हम बोलते हैं बायर्स बी अवेयर की क्रेता सावधान की बात होती है। तो अब वहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था कि कभी भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो जो उस प्रोडक्ट के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं उसको आप जानिए। कि वहाँ पे आप अगर उसका नेग्लिजेंस करते हैं, मीन्स उसको अनदेखी करके कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और कल को आपको कोई भी लॉस होता है तो ऐसे केस में आप सेलर के ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकते। लेकिन अब उसका कुछ एक्सेप्शंस भी है। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कि क्या कर सकते हैं कि कैविटी इम्पेटर मीन्स क्रेता सावधान की बात नहीं आती है। अब उसको हम देखते हैं। पहला आपका है वेयर द बायर मेक्स नो द टू द सेलर द पार्टिकुलर पर्पज फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड सो एज टू शो दैट ही रिलाइज ऑन द सेलर्स स्किल्स। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे बायर क्या कर रहा है कि अपने नीड्स को बता दे रहा है सेलर को कि और उस सेलर्स के ऊपर ये विश्वास करता है कि जो भी प्रोडक्ट सेलर उसको देने वाला है तो वो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर ऐसे केस में सेलर कुछ गलती करता है, मीन्स अगर बायर को कोई भी नुकसान होता है तो उसके लिए सेलर जिम्मेदार होगा। वहाँ पे बायर के ऊपर कोई लायबिलिटीज़ नहीं क्रिएट होगी। फिर वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शंस। दूसरा है कि मीन्स जहाँ पे क्या कर रहा है कि सेलर गुड्स के बारे में जानकारी दे रहा है, अपने तरफ से बता रहा है और उस चीज़ को विश्वास में लेते हुए कि बायर क्या करता है परचेज कर लेता है। मीन्स जो भी सेलर बताया उसी चीज़ को मानते हुए सेलर बायर परचेज करता है अगर उस प्रोडक्ट को। तो ऐसे केस में भी कि बायर को कल को अगर कुछ भी नुकसान होता है तो उसके लिए सेलर जिम्मेदार होगा। और अगर सेलर हम कहें कि पहले से उस प्रोडक्ट के डिफेक्ट्स के बारे में भी बता दिया है तब वहाँ पे सेलर जिम्मेदार नहीं होने वाला है। फिर थर्ड आपका है वेयर द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स शैल बी ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी। कहने का मतलब यह है कि अगर क्या कर रहे हैं कि सेलर्स को आप अपनी बातें बता दे रहे हैं, ठीक है, और सेलर उस चीज़ के आइटम को कहे हम वो क्या करता है कि बेचता है तो वहाँ पे सेलर को इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि जो आप बताए हैं चीज़ें वो प्रोडक्ट अगर आपको सेल कर रहा है तो प्रोडक्ट जो है यूजफुल होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं कि खराब प्रोडक्ट दे दे। अब आगे देखिए और चीज़ बता रहा है but where the buyer has examined the goods, this rule shall apply if the defects were such which ought to be have been revealed by ordinary examination। कहने का मतलब यह है कि अब इस चीज़ को पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि पैराग्राफ करना क्या चाह रहा है। कि जैसे आप जाते हैं किसी सेलर के पास या हम कहें किसी दुकानदार के पास जाते हैं, आप कोई प्रोडक्ट लेने, हम कहते हैं कि चलिए आप कपड़े का ही शॉपिंग करने जाते हैं। जब कपड़ा आप लेते हैं तो आप ये जानते हैं कि हाँ वो सेलर जो है उस कपड़े का बिजनेस करता है, आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हैं। तो अब यहाँ पे सेलर की लायबिलिटी बनती है कि जो कपड़ा वो आपको दे वो अच्छी क्वालिटी का, मीन्स आप लेकर आएँ तुरंत वो फट न जाए। पहली चीज़ इस सेलर की तरफ से लायबिलिटी क्रिएट होती है। लेकिन साथ ही साथ अब यहाँ पे ये भी चीज़ आता है कि जब सेलर वो कपड़े को आपको सेल कर रहा है तो अब एक चीज़ होता है कि नॉर्मली वो बोलता है कि भैया कटा फटा देख लीजिए। मीन्स जो चीज़ आप नॉर्मल क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि आप अगर थोड़ा सा केयरफुल हो जाए तो अब उस चीज़ को अगर आप नहीं देखते हैं तो ऐसे केस में सेलर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आने वाली। मीन्स जिस चीज़ को आप नॉर्मली चेक कर सकते हैं डिफेक्ट्स को, अगर वो डिफेक्ट आप जानबूझकर नहीं चेक कर रहे हैं कि कल को आप सेलर के ऊपर केस करना चाहते हैं तो ऐसे केस में आप सेलर पे केस नहीं कर सकते हैं। ये दोनों की बात कर रहा है एक साथ। फिर नेक्स्ट वेयर द गुड्स आर बॉट बाय सैंपल। अब देखिए कि कई बार आप देखते हैं कि जब बहुत लार्ज क्वांटिटी में आपको परचेजिंग करना होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि सेलर सैंपल दिखा देता है और उसी सैंपल को देखते हुए आपने क्या किया कि ऑर्डर दे दिया। कल को अगर वो बाकी जब सप्लाई आपके पास आता है अगर उस सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं मैच होता है तो यहाँ पे एक सेलर आपको इस चीज़ के लिए मतलब बाध्य नहीं ठहरा सकता कि नहीं हमने तो आपको सैंपल दिखाया था।
और आप सेलर के ऊपर केस कर सकते हैं कि हाँ जो आपने सैंपल दिखाया था हम उस सैंपल के बेसिस पे दिए और सैंपल से आपका आइटम जो दे रहे हैं वो डिफर कर रहा है। ठीक, फिर नेक्स्ट है वेयर द सेलर सेल्स द गुड्स बाय मेकिंग सम मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड एंड द बायर रिलाइज ऑन इट। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है लास्ट पॉइंट में कि अगर सेलर क्या कर रहा है कि आपको कहें कि गुमराह कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसे केस में बायर उस पर विश्वास कर रहा है, मीन्स बायर इस चीज़ से जरा भी अवेयर नहीं है, सेलर उसके साथ गलत तरीके से सेल करना चाहता है, मीन्स उसको जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसके बारे में गलत जानकारी दे रहा है। तो ऐसे केस में क्रेता सावधान, मीन्स बायर के हितों की रक्षा की जाती है कि नहीं कि यहाँ पे बायर कोई भी केस नहीं कर सकता। लेकिन इसी में ध्यान दीजिएगा कि एक चीज़ कि अगर सेलर कोई फ्रॉड कर रहा है, ठीक, और इस चीज़ को बायर जान रहा है कि सेलर मेरे के साथ फ्रॉड कर रहा है और बायर इस चीज़ का वेट कर रहा है को फ्रॉड करे, उसके बाद हम उसके ऊपर क्या करेंगे, केस करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ बायर अब जानबूझ कर ऐसा कर रहा है कि मीन्स उस चीज़ का वेट कर रहा है कि सेलर गलती करे। ठीक, तो ये हुआ कि मीन्स यहाँ पे आपका कह सकते हैं क्रेता सावधान की बात जो आती है वो उसका अपवाद हुआ। ठीक, अब चलते हैं अगले पॉइंट्स पे अपने। अगला पॉइंट हमारा है कि अनपेड सेलर की बात करता है। अनपेड सेलर बेसिकली आप ये समझिए कि जब सेलर को पैसा नहीं मिला रहता है, मीन्स जब कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं और उस केस में आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुआ रहता है, ऐसे सेलर को क्या कहा जाता है कि अनपेड सेलर किया जाता है। कि अब देखिए कि सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 क्या बताता है, सेल ऑफ गुड एक्ट की एक बात करता है अनपेड सेलर का। मीन्स द सेलर्स ऑफ गुड इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर the whole of the price has not been paid or tendered and the seller had an immediate right of action for the price। कहने का मतलब कि पूरी प्राइस आपको हो सकता है उस प्रोडक्ट का जो आप सेल किए हैं वो प्राइस आपको नहीं मिला हो और आपके पास इस चीज़ का अधिकार हो कि आप उस पैसे के लिए क्या कर सकते हैं कि बायर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। फिर आगे बोला कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज ड्रॉन एज द पेमेंट या गिवन एज पेमेंट बट द सेम हैज़ बीन डिसऑनर्ड। कहने का मतलब कि अगर आपको कोई भी कर सकते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम बोले बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक वगैरह, कुछ भी ऐसा चीज़ मिलता है जहाँ पे कैश में पेमेंट आपको नहीं हो रहा है और वो इंस्ट्रूमेंट निगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट्स था वो क्या कह रहा है कि वो डिसऑनर हो जा रहा है, मीन्स उसका पेमेंट आपको नहीं मिल पाता है, तो ऐसे केस में भी सेलर अनपेड सेलर कहलाएगा। अब बात आता है कि कौन पर्सन होगा, मीन्स कौन अनपेड का सेलर कहलाएगा। कई बार आप देखोगे कि दो तरीके के होते हैं, एक तो जो एक्चुअली ओनर ऑफ द प्रोडक्ट होता है वो सेल करता है, दूसरा होता है कि कई बार कि उसके थ्रू एजेंट सेल करते हैं। तो क्या सेलर के थ्रू जो मतलब हम बोले एक्चुअल ओनर है उसके बिहाफ पे जो एजेंट सेल कर रहा है क्या उसको भी अनपेड सेलर हम बोलेंगे? हाँ, देखिए यहाँ बोल रहा है कि जो पर्सन्स की बात हो रही है, सेलर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ हिम, मीन्स एजेंट की बात कर रहा है। मीन्स सेलर अगर खुद जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, ओनर ऑफ द गुड्स है, अगर वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है या उसके बिहाफ पे भी कोई पर्सन सेल कर रहा है और उसको भी वो पेमेंट नहीं मिलता है तो उससे भी हम क्या बोलेंगे, अनपेड सेलर बोलेंगे। ठीक, चलते हैं अगले पॉइंट पे। बात आ रहा है राइट्स ऑफ एंड अनपेड सेलर। मीन्स अगर जो पैसा नहीं रिसीव होता है सेलर को तो उसके पास क्या क्या अधिकार हैं। ठीक, और ये राइट्स की बात देखिएगा कि सेक्शन 47 टू 49 में बात किया गया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि सेलर के पास दो तरीके का राइट्स होता है, एक राइट अगेंस्ट गुड्स होता है, मीन्स गुड्स के खिलाफ होता है, एक दूसरा होता है राइट्स अगेंस्ट टू बायर्स, मीन्स बायर पे भी क्या कर सकते हैं कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि पहला कि राइट अगेंस्ट द गुड्स मीन्स उसके पास से उस सामान से रिलेटेड क्या अधिकार है कि जिसको सेल कर रहा है। और पहला इसमें है राइट्स ऑफ लाइन, मीन्स सामान, यहाँ पे लाइन का मतलब होता है कि पोजीशन को रख लेना, मीन्स उस गुड्स को अपने पास रख लेना। अब इसमें देखते हैं क्या बातें आती हैं। इस सेक्शन 47 में बात किया गया है, ही हैज़ अ राइट ऑफ लाइन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस वाइल ही is in possession until the payment or tendered of the price of such goods. The right of line can be exercised by him in the following cases। अब देखिए राइट ऑफ लाइन की जो बात होता है, मीन्स सेलर क्या करे, उस प्रोडक्ट का जो भी वो सेल कर रहा है उसका पोजीशन अपने पास रख ले, वो क्या करे कि बायर के पास न जा पाए। कि यहाँ पे बात आती है राइट ऑफ लाइन में इस चीज़ की, मीन्स जो भी प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है वो क्या हो कि बायर्स के पास न जा पाए, उसकी बात कर रहा है। अब एक कौन कौन से केसेस में ऐसा हो सकता है उसकी बात कर रहा है।
वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट। मीन्स जहाँ पे सेलर जब सेल कर रहा है क्रेडिट वगैरह की बात नहीं कर रहा, मीन्स उधार की बात नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में अगर बायर पेमेंट नहीं कर रहा है तो क्या होगा कि सेलर उस प्रोडक्ट को अपने पास रख सकते हैं, उसका पोजीशन बायर को ट्रांसफर नहीं करेगा। फिर वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैज़ बीन एक्सपायर्ड। कह रहा है कि अगर क्या हो रहा है कि आप गुड्स को क्रेडिट पे बेचे हुए हैं लेकिन वो क्रेडिट का टाइम जो था वो एक्सपायर कर चुका है, बीत चुका है, तो ऐसे केस में भी राइट्स ऑफ लाइन क्या होता है कि सेलर के पास रहता है, राइट्स ऑफ लीन कि इस सेलर के पास ही रहेगा। फिर बात कर रहा है कि वेयर द बायर्स बिकम्स इंसॉल्वेंट, और जहाँ पे बायर क्या हो रहा है कि दिवालिया हो जाता है, मीन्स अब वो पेमेंट नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि राइट्स ऑफ लीन सेलर के पास रहेगा, मीन्स वो उस चीज़ का प्रोडक्ट का पोजीशन अपने पास रख सकता है। अब आगे चलते हैं। ओके, टर्मिनेशन ऑफ लीन मीन्स ये जो राइट्स ऑफ लीन है कि मीन्स सेलर क्या कर सकता है कि उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं कि अपने पास रख सकता है, तो उसी की बात कर रहा है आगे कि कौन कौन से केसेस हैं कि कब कब वो इस चीज़ को कर सकता है। द राइट ऑफ लीन इज लिंक्ड विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स एंड दिस राइट इज लॉस्ट इफ द पोजीशन इज लॉस्ट। अनपेड सेलर लॉसेज हिज राइट्स ऑफ लीन इन द फॉलोइंग केसेस। अब बात हो रहा है कि कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं कि जहाँ पे सेलर अपने राइट ऑफ लीन मीन्स पोजीशन नहीं ले सकता है उस गुड्स का, उसकी बात कर रहा है। पहला है आपका बाय डिलीवरी टू कैरियर, मीन्स डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द ए कैरियर फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर ऑपरेट्स as a delivery to the buyer himself and therefore the rights of lien is lost। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि इस पैराग्राफ को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता क्या चलेगा कि मीन्स आप किसी भी प्रोडक्ट का पोजीशन तब रख सकते हैं जब वो आपके अधिकार में हो, लेकिन अब कह रहा है कि अगर आप क्या कर रहे हैं कि किसी डिलीवरी बॉय के थ्रू उस प्रोडक्ट को बायर के पास भेज रहे हैं, तो जैसे ही आप उस प्रोडक्ट को उस डिलीवरी बॉय को दे देते हैं या उस कोरियर कंपनी को दे देते हैं कि जो क्या कर रही है कि बायर को डिलीवर करने वाला है, तो वहाँ पे सेलर अपने उस अधिकार को खो देता है, मीन्स उस प्रोडक्ट का या उस गुड्स का पोजीशन नहीं रख सकता है, वापस नहीं ले सकता उस गुड्स को, कि अगर कल को बायर पैसा पेमेंट नहीं करता है, मीन्स अगर बायर इंस्टॉलमेंट भी हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ अब यहाँ पे एक चीज़ आप इसमें ये भी पाएंगे कि अगर जो कोरियर कंपनी है या जो डिलीवरी बॉय है उस सेलर के द्वारा अपॉइंट किया गया है, उस सेलर का पर्सन है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जब तक एक्चुअली उस प्रोडक्ट का क्या हो रहा है कि बायर के हाथ में न दे दिया जाए उस पर्टिकुलर टाइम तक क्या होगा कि वो राइट ऑफ लीन उसके पास मीन्स वो अधिकार रहता है कि उसका पोजीशन अपने पास रख सकता है, कि बस बशर्ते ये चीज़ का ध्यान रहे कि वहाँ पे सेलर को ये पता चल जाए कि इस बायर से हमें पैसा नहीं मिल पाएगा, मीन्स बायर अगर इंस्टॉलमेंट हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बाई डिलीवरी टू बायर्स, मीन्स अब यहाँ पे इसमें बात करा द राइट्स ऑफ लीन इज आल्सो लॉस्ट व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर और हिज एजेंट व्हेन द सेलर हैज़ गिवन द बायर्स पोजीशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑल राइट्स इन द गुड्स आर कंप्लीटली डन। कि अब यहाँ पे देखिए क्या करा कि अगर कर रखी डिलीवरी कर दिया गया बायर्स को, मीन्स डायरेक्टली अगर आप बायर के हाथ में दे रहे हैं सामान को, तो वहाँ पे फिर आप पोजीशन मीन्स राइट ऑफ लीन की बात जो आती है ये नहीं हो सकता है। बाद में क्या होगा कि केसेस वगैरह चलेंगे, उस केस का क्या कंक्लूजन आता है कि क्या डिसीजन देती है कोर्ट, वो बात की बात है। लेकिन अगर यहाँ पे राइट ऑफ लीन की बात कीजिए कि मीन्स अगर सेलर पेमेंट नहीं रिसीव कर पाता है, तो ऐसे केस में यहाँ पे अगर वो डिलीवरी करता है बायर को, तब भी उसका वो अधिकार खत्म हो जाता है उसी दौरान। By waiver, where the seller has waived the rights of lien which may be expressed or implied, the right of lien is terminated. A waiver is expressed where the contract itself provides that the seller shall not be entitled to retain possession of the goods even if the buyer does not pay the price of the goods। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है उसी टाइम इस कंडीशन को लगा दी जाता है, सेलर ये चीज़ बोल देता है कि अगर कल को आप पेमेंट नहीं भी करेंगे तब भी हम उस गुड्स का पोजीशन नहीं लेंगे, मीन्स वापस आपसे नहीं लेंगे। तो ऐसे केस में राइट ऑफ लीन क्या होता है कि वो सेलर के पास नहीं रहता, मीन्स ये अधिकार अपना खो देता है सेलर। फिर बाई टेंडर ऑफ प्राइस, वेयर द बायर्स टेंडर्स प्राइस फॉर द गुड्स परचेज बाई हिमसेल्फ, द सेलर no more remains an unpaid seller, therefore his rights of lien is also lost।
कि अब यहाँ पे टेंडर प्राइस का आप देखे होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जब होता है कि वहाँ पे क्या किया जाता है कि इस चीज़ का कर सकते हैं टेंडरिंग निकलता है, प्राइसिंग होता है। तो अगर यहाँ पे टेंडर प्राइस के थ्रू क्या किया गया कि सेलिंग हुआ है, ठीक है, मीन्स अगर सेलर सेल कर रहा है मीन्स वो इस चीज़ को एग्री करके सेल कर रहा है कि टेंडरिंग में यही होता है कि सेलर पूरा अपने तरीके से कंफर्म हो लेता है कि बायर पैसा देगा और वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन को मान लेता है। तो ऐसे केस में भी क्या होने वाला है कि वो राइट ऑफ लीन को लॉस्ट कर देगा। मीन्स यहाँ पे क्या होने वाला है कि अगर कल को बायर पैसा नहीं दे रहा है कि या बोले कि वो रिपोजिशन नहीं कर सकता है गुड्स को, फिर वापस नहीं ले सकता है। ये याद रखिए कि राइट ऑफ लीन में मेन जो बात आती है कि गुड्स का पोजीशन अपने पास रखना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे, राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब दूसरा आपका जो अधिकार है सेलर के पास कि मीन्स उस प्रोडक्ट के पोजीशन से लेकर कि अगर वो प्रोडक्ट क्या हो रहा है कि रास्ते में है, मीन्स हम कहें कि डायरेक्ट बायर के हाथ में ना देकर वो क्या कर रहा है कि किसी भी तरीके से भेज रहा है। तो अब वहाँ पे बात आ रही है कि ऐसे केसेस में क्या हो सकता है। और इस सेक्शन 52 में बात हो रहा है, मीन्स 50 से 52 सेक्शन जो है इसके बीच में इसके बारे में बात हुआ है कि अब देखिए, द सेकेंड इम्पॉर्टेंट राइट विच इज अवेलेबल टू एन अनपेड सेलर्स इज to the rights of stoppage in transit. The right to stoppage means the rights to stop further transit of the goods, to resume possession thereof and to retain the same till the price is paid। कि कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि वो गुड्स क्या हुआ कि सेलर के यहाँ से निकल चुका है और बायर को डिलीवर होने वाला है, लेकिन अभी रास्ते में ही है वो गुड्स और सेलर को इस चीज़ का पता चल जाता है कि हाँ वो प्राइस नहीं मिल पाएगा या बायर कोई डिफ़ॉल्ट करने वाला है, या हम कहें कि किसी भी तरीके से सेलर को इस चीज़ का आभास होता है कि उसको उस प्रोडक्ट का प्राइस नहीं मिलने वाला है। तो उसी दौरान उसी पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या कर सकता है, उस गुड्स के मूवमेंट को रुकवा सकता है। ठीक, और ये याद रखिए कि यहाँ पे बोला कि ट्रांजिट में दो चीज़ होती है, मीन्स जैसे हम बोले कि कहीं पे क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट जा रहा है वो कई प्रोसेस से जा रहा है, कि हम बोले कि कहीं पे ट्रेन से जा रहा है, फिर उसके बाद वो क्या करता है 4 व्हीलर से कहीं पे जाएगा प्रोडक्ट। तो ये उसका कहने का मतलब है कि अगर एक पर्टिकुलर जो ट्रांजिट है वो कंप्लीट हो चुका है, सेकंड मूवमेंट पे भी है गुड्स, मीन्स ट्रेन से जाना था गुड्स जहाँ पे वहाँ पहुँच चुका, फिर उसके बाद वहाँ से 4 व्हीलर जा रहा है, तो उस 4 व्हीलर के दौरान भी मीन्स जब वहाँ पे 4 व्हीलर से गुड्स को डिलीवर करने वाला है वहाँ पे भी रुकवाया जा सकता है। और यहाँ पे अगर हम बोलें कि राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजेक्शन कि इट मीन्स कि बायर या बायर के द्वारा कोई भी अपॉइंटेड पर्सन है जब तक उसके हाथ में वो प्रोडक्ट न पहुँच जाए उसके पहले क्या कर सकता है कि सेलर उस प्रोडक्ट की डिलीवरी को रुकवा सकता है। अब देखिए क्या बोला है कि इसमें अब ये राइट्स का बात है स्टॉपेज की, द सेलर मस्ट बी अनपेड, मीन्स सेलर को कुछ भी नहीं मिला होना चाहिए कि मीन्स वो पैसा उसके पास नहीं आया हो। फिर बात करता है द सेलर मस्ट हैव पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स एंड द बायर मस्ट नॉट हैव एक्वायर्ड इट। कह रहा है कि जो पोजीशन की बात है वो सेलर के पास ही हो और बायर उस प्रोडक्ट को एक्वायर ना किया हो, मीन्स कि जब रास्ते में प्रोडक्ट है वो सेलर के द्वारा कोई अपॉइंटेड पर्सन हो उसके हाथ में हो, कोरियर कंपनी भी जो भी हो, मीन्स वहाँ पे इस चीज़ का अधिकार हो सेलर के पास कि उसके थ्रू उस प्रोडक्ट का ट्रांजिशन मीन्स उसका कर सकते हैं मूवमेंट उसी पल वो रोक सकता हो। फिर आगे बोला द बायर मस्ट बी इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पे याद रखिएगा कि राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट की बात है कि जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तभी ये स्टॉपेज की बात आएगी, मीन्स स्टॉपेज इन ट्रांजिट तभी चल सकता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, द प्रॉपर्टी मस्ट हैव पास्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। और यह कह रहा है कि मीन्स यहाँ से प्रॉपर्टी क्या हुई हो कि सेलर के पास से निकल चुकी हो बायर के पास जाने के लिए, मीन्स एक सेलर के शॉप्स में या उसके गोडाउन में वो प्रॉपर्टी नहीं होगी तब वहाँ पे ट्रांजिट की बात आती है। द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अराइजेज only after the seller has parted with possession of the goods and the buyer has become insolvent। अब इस लाइन का मतलब कि एक कह रहा है कि मीन्स जब ट्रांजिट मीन्स स्टॉप करना हो आपको तो सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो प्रोडक्ट सेलर के पास से निकल चुका हो, बायर के पास पहुंचा ना हो, और दूसरी चीज़ कि बायर इंसॉल्वेंट हो चुका हो। ठीक, कि अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, दिस राइट इज ओनली अवेलेबल वेयर द गुड्स आर neither in the possession of the seller nor the
that of the buyer but are in the position of middlemen for the purpose of transmission to the buyer। कहने का मतलब कि ये राइट्स जो है आपकी जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट की बात कर रहा है, गुड्स क्या हो, सेलर के पास ना हो, सेलर के पास से निकल चुका हो और बायर के पास अभी पहुंचा ना हो, वो गुड्स हो किसके पास, किसी थर्ड पार्टी के पास जो दोनों के बिहाफ में मतलब वर्क कर रहा हो, जैसे हम बोले कोरियर कंपनी वगैरह है कि जो इस चीज़ को एग्री किए है कि बायर्स को उस प्रोडक्ट का डिलीवरी देने वाला है। ठीक, ये बात आता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट की। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब बात है डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट्स इन लीन एंड राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मीन्स दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है वो बात कर रहा है। द एसेंस ऑफ ए राइट ऑफ लीन इज टू रिटेन पोजीशन वेयर द राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज टू द रिगेन पोजीशन। कि अब देखिए दोनों में पोजीशन की बात कर रहा है, लेकिन पहले केस में क्या है कि राइट ऑफ लीन में कि सेलर के पास ही वो गुड्स का पोजीशन रहता है, उस प्रोडक्ट का पोजीशन रहता है और उसको वो क्या करता है, उसी पे रिटेन कर देता है, रोक देता है। लेकिन जब स्टॉपेज की बात होता है कि वो सेलर के पास से पोजीशन निकल चुका होता है, मीन्स सेलर के पास अब प्रोडक्ट नहीं होता है, लेकिन वो फिर से उस पोजीशन को पाने की कोशिश करता है, मीन्स उस प्रोडक्ट का पोजीशन पाने की कोशिश करता है। ये है स्टॉपेज इन ट्रांजिट की बात। सेलर शुड बी इन पोजीशन ऑफ गुड्स अंडर द लीन वाइल इन स्टॉपेज इन ट्रांजिट सेलर शुड हैव पार्टेड विद द पोजीशन शुड बी विद ए कैरियर बायर हैज़ नॉट एक्वायर्ड द पोजीशन। मीन्स यहाँ पे 3 पॉइंट लाया कि पहली बात कर रहा कि राइट ऑफ लीन में कि यहाँ पे क्या होगा कि सेलर के पास ही पोजीशन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीन्स तभी ये लीन की बात आएगी। लेकिन बात आता है कि ट्रांजिट की, तो वहाँ पे बोला कि सबसे पहला चीज़ कि सेलर के पास पोजीशन नहीं होना चाहिए और दूसरी चीज़ पोजीशन शुड बी विथ कैरियर, मीन्स वो पोजीशन जो भी होगा किसी थर्ड पार्टी के पास होगा और बायर्स भी क्या होगा उस प्रोडक्ट को नहीं एक्वायर किया होगा। और जब हम बायर की बात कर रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे डायरेक्टली उस पर्सन की बात नहीं हो रही जो खरीदा हो, वो बायर खुद या उसके द्वारा कोई अपॉइंटेड पर्सन हो। कई बार आप देखते हैं कि बायर्स क्या करते हैं, एजेंट्स को अपॉइंट कर देते हैं डिलीवरी लेने के लिए, तो वो जो उसके द्वारा अपॉइंटेड पर्सन मीन्स उसका एजेंट है, उसके हाथ में भी डिलीवरी नहीं जानी चाहिए। ठीक, फिर राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज इवन व्हेन बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट। कि अब ध्यान दीजिएगा कि राइट ऑफ लीन की जो बात हो रही है कि बायर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ हो, लेकिन इस चीज़ का पता चला कि बायर पैसा नहीं देना चाह रहा है, तो ऐसे केस में राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज की जाती है। बट इट इज़ नॉट इन केस ऑफ विद द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मीन्स स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप तभी करेंगे जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया हो, मीन्स वो दिवालिया हो गया हो, तब आप राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट की बात आती है कि मीन्स उस चीज़ को वहीं पे आप मूवमेंट को गुड्स के रुकवा सकते हैं। ठीक, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिगेन्स व्हेन द राइट ऑफ लीन एंड्स। अब इसका मतलब ये समझिए कि ये बोल रहा है कि राइट्स ऑफ लीन, और ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, हम कहें कि मीन्स राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब आपका कि सेलर के पास आता है, तो पहला आपका था कि इंसॉल्वेंट, और दूसरा कि जब राइट ऑफ लीन आपका खत्म हो जाए, मीन्स कि कहने का मतलब वो पोजीशन जो है सेलर के पास से चला गया हो, कि वो किसी थर्ड पार्टी के पास हो उस गुड्स का पोजीशन, तब राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट की बात आती है। ठीक, ये हुआ आपका यहाँ पे। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कि तब नए टॉपिक पे बात करेंगे और चीज़ें देखेंगे कि हाँ यहाँ पे सेलर के पास और कौन से राइट्स हैं कि अनपेड सेलर के पास। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।